हमारे साथ डॉक्टर अली गुप्ता जी हैं जो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, इस साल के सबसे पुराने नेफ्रोलॉजिस्ट हैं। और डॉक्टर क्षितिज बिश्नोई हैं, ये हमारे दोनों डॉक्टर साहब आपको इसके बारे में जानकारी देंगे, कैसे गुर्दे का बचाव किया जाए, क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, कैसे इसको स्वस्थ रखा जाए। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा डॉक्टर अली गुप्ता जी से स्टार्ट करें। नमस्कार सर दोस्तों, आज जैसा कि हम सब लोग जानते हैं वर्ल्ड किडनी डे है, विश्व किडनी दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 2006 से विश्व किडनी दिवस हर दूसरे वीरवार को मार्च के मनाया जाता है। इस बार ये वीरवार हमारे पास 10 मार्च को आया, इसलिए आज ये मनाया जा रहा है। किडनीज आपको जानकर ये हैरानी होगी कि सारे संसार में अनुमानतः 10% व्यक्ति, अगर आप स्वस्थ पॉपुलेशन लें, स्वस्थ लोगों को लें, तो 10% आदमी किडनी के बीमारी से ग्रसित हैं। सबसे मुश्किल काम क्या है कि इसके लक्षण बहुत कम आते हैं, बहुत लेट पता लगते हैं हमें, और कई बार तो मोस्टली लक्षण जब पता लगते हैं जब 90% गुर्दे काम करना बंद कर देते हैं। और दूसरी मुश्किल समस्या इनके साथ ये है कि गुर्दे की बीमारी में ये जानलेवा बन जाती है ज़्यादातर, और इसका इलाज उपचार बहुत ही महंगा है और बहुत जगह अवेलेबल भी नहीं है। आपको ये जानकर और हैरानी होगी कि हमारे हरियाणा में गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं भी कोई नेफ्रोलॉजिस्ट नहीं, नॉट इवन ए सिंगल नेफ्रोलॉजिस्ट नहीं, और इस वजह से थोड़ा सा मुश्किल है। कोई ट्रांसप्लांट सेंटर्स नहीं है और ये बीमारियां बहुत तेजी से फैल रही हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ज्ञान ना होना। ये विश्व किडनी WHO ने कहा कि तो महत्व के बारे में जानकारी नहीं है, इस वजह से ये बीमारी आगे बढ़ती है। और इसके मुख्य कारण रहते हैं हमारे पास डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कैलकुलस डिसीज और कुछ अनुवांशिक बीमारियां जैसे ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज, ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी, ये सब कारण रहते हैं। अगर समय रहते हम गुर्दे की बीमारी के बारे में अपने आहार में नियमित परिवर्तन करें, प्रॉपर एक्सरसाइज लें और बीमारियों का वक्त रहते इलाज कराएं, तो हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। और बहुत ज़्यादा बीमार मरीजों को या अपनी पॉपुलेशन को की जो 10% है, इनको स्वस्थ रख सकते हैं, आगे ना बीमारी बढ़े। आपको ये जान के और हैरानी होगी कि ये अनुमान लगाया गया है कि सारे संसार में 2040 के अंदर अप्रोक्सीमेटली 5वां मरने का कारण बीमारियों की वजह से वो किडनी की बीमारी होगी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। सबसे पहले हमें फिट रहना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। अपने आप को योगा या कोई भी एक्सरसाइज आप करें, एक्सरसाइज करने से पहले ये देख ले, कोई जैसे अगर कोई मरीज है तो ये देख ले कि वो कितना एक्सरसाइज कर सकता है। कई बार ये देखा जाता है कि मरीज काफ़ी सीरियस है और हम उसे सूर्य नमस्कार बता देते हैं, है ना, और तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भी देखा गया है कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइज से कार्डियोवास्कुलर डिसीज या दिल की बीमारी होने से भी कई मरीज चले जाते हैं और उनमें एक्यूट और क्रॉनिक किडनी डिसीज होती है। तो आपको असेस करना पड़ेगा कि वो कॉन्शियस है, उसकी एक्सरसाइज कैपेसिटी कितनी है, और उसी के अनुसार आप उसको योगा के बारे में बताएं। इसी प्रकार से जो पेशेंट जिनको प्राणायाम या चेस्ट की एक्सरसाइज, ये देखा गया कि लंग इन्फेक्शंस, न्यूमोकोकल इन्फेक्शंस, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन और यूटीआई, ये कॉमनेस्ट कॉजेज हैं, कॉमनेस्ट इन्फेक्शंस हैं। उनके बारे में, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के बारे में वैक्सीन लें, और प्राणायाम, कपालभाति, अगर ये योग और लंबा सांस, गहरा सांस ले, ये काफ़ी सेफ माने जाते हैं, है ना। और अगर डायलिसिस के अंदर हैं
तो ये देखा गया कि आप अगर आप किसी भी सेंटर में डायलिसिस में जाएंगे तो ज्यादातर मरीज लंबे लेटे होते हैं, डायलिसिस कराते हैं। तो क्या होता है कि जो लोअर लिम्ब में, जो नीचे पैरों में यूरिया क्रिएटिन है, जो मसल्स के अंदर है, वो खून में नहीं आ पाती है और बिना एक्सरसाइज के प्रॉपरली वी आर अनेबल टू, हम उनका पूरा फिल्ट्रेशन नहीं कर सकते। अगर हम उनके अंदर कुछ एक्सरसाइजेस करें, जैसे साइकिलिंग कर लीजिए, पैर को माइक्रो एक्सरसाइजेस, पैर ऊपर नीचे चलाएं, नीचे ऊपर पटकें, तो जो यूरिया क्रिएटिनिन जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो बेहतर तरीके से ब्लड में आ जाएंगे और जब फिल्ट्रेशन होगा तो वो बाहर निकल जाएंगे। अगर ये भी देखा गया कि किडनी की बीमारी, लंग, हृदय की बीमारी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इन बीमारियों से इतना रिस्क नहीं है जितना सेडेंट्री लाइफस्टाइल से है। सेडेंट्री मतलब आप अगर लेटे रहते हैं, आप कुछ नहीं काम करते हैं, आप बैठे रहते हैं, ये एक मेजर रिस्क फैक्टर है। तो आपको एक्टिव लाइफस्टाइल तो मैनेज करनी पड़ेगी। दूसरा है कि आप डाइट में स्मोकिंग, ज्यादातर हमारे यहाँ हर आदमी स्मोक करता है और उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन, सीओपीडी, लंग की डिसीजेज बहुत ज्यादा हो जाती हैं। तो अगर स्मोक, उसके अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है, यानी वेस्ट प्रोडक्ट आर्टरीज में जमा हो जाते हैं और हमारे रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाते हैं। सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, दिमाग की नस फटना, हृदय की दिक्कत आना, किडनी की दिक्कत आना, और ज्यादा नीचे आ जाए तो आगे आदमी चल नहीं सकता, बर्गर्स डिसीज वगैरह होने लग जाती है। तो स्मोकिंग को हमें प्रिवेंट करना चाहिए, है ना। और इसी तरह स्वस्थ आहार लेना चाहिए। आज की तारीख में कहा जाता है कि प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स दे आर बेटर रादर देन एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट। प्लांट बेस्ड फाइटेट, एक फॉस्फेट जो एक प्रोडक्ट रहते हैं, वो आप अगर ये लेते हैं, कोका कोला, थम्स अप, ये सब चीजें लेते हैं तो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाते हैं। एनिमल बेस्ड बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अगर प्लांट बेस्ड लेते हैं तो उनके अंदर ये इतनी जल्दी तेजी से एब्जॉर्ब नहीं हो सकते, क्योंकि फाइटेज हमारे पास एंजाइम नहीं रहता है अगर हम एनिमल बेस्ड लेते हैं तो। और ज्यादातर अगर फॉस्फेट बढ़ जाते हैं तो नीचे की नसें, आर्टरीज, वो सिकुड़ जाती हैं और वो आगे जाके एथेरोस्क्लेरोसिस होके परेशानी करती हैं। अगर ये देखा गया कि जो एनिमल बेस्ड प्रोटीन्स हम लेते हैं उनमें क्लोराइड और सल्फर ज्यादा मात्रा में होता है। तो क्लोराइड और सल्फर से हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड बनते हैं बॉडी के अंदर, जो एसिडोसिस क्रिएट करते हैं। और अगर हम जो है मैलेट और दूसरे प्लांट बेस्ड लेते हैं, उनमें बाइकार्बोनेट निकलते हैं, दे आर बेनिफिशियल फॉर द हेल्थ। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप प्लांट बेस्ड, वेजिटेरियनिज्म इज ए बेटर डील रादर देन एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट। नमक की मात्रा अपनी आहार में कम से कम लें। कम का मतलब ये नहीं कि एकदम आप कल से नमक बंद कर दें। हमारी तरह हमारे शरीर में कहा जाता है कि या तो 1 से 3 ग्राम हो, 3 से 5 ग्राम हो, 5 से ग्राम से ज्यादा। तो 1 से 3 ग्राम अगर नमक लेते हैं या कम, हाइपोनेट्रीमिया होने के चांसेस कम रहते हैं। और जो नॉर्मल फंक्शनिंग में हमारे यहाँ नमक लिया जाता है वो भी हमारे यहाँ दिक्कत आने लग जाती है। हाइपोनेट्रीमिया लाइक दिक्कत आ जाती है, मरीज सेडेशन होने लग जाती है और बाकी एक्टिविटीज प्रॉपरली नहीं देते। 3 से 5 ग्राम नमक एक उचित मात्रा है। 5 ग्राम से अगर ज्यादा हम नमक लेंगे, 5 ग्राम कैसे, एक आप चम्मच ले लें, उसमें ऊपर का नमक हटा दें और 1/4 जो है आगे का हटा दें, उतना ही नमक उचित रहता है। उससे अगर आप ज्यादा लेंगे ब्लड प्रेशर की शिकायत होगी, फ्लूइड ओवरलोड की शिकायत होगी और दिल में डिफरेंट रीजंस आ सकते हैं, आपके यहाँ सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। तो नमक को बहुत ज्यादा अत्यधिक मात्रा में लेना भी उचित नहीं है। दूसरी बात, आप पोटाशियम ज्यादा लें,
पोटाशियम कहाँ रहते हैं? हमारे फ्रूट्स में। हेल्दी फ्रूट्स ले, बनानास, ऑरेंजेस, ये प्रोटेक्ट करते हैं हमारे उसको, हाइपरटेंशन कम करते हैं और इनिशियल स्टेजेस में। बट लेटर स्टेजेस ऑफ सीकेडी, जो लेटर स्टेजेस होती है स्टेज 3 के बाद, उसके अंदर अगर आप पोटाशियम ज़्यादा लेते हैं तो हाइपरकैलेमिया होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। पानी, आप पानी की मात्रा, कुछ लोग कहते हैं कि अब बहुत ही ज़्यादा हम पानी लेने लगे तो क्या उचित रहेगा? 10 लीटर पानी पीने लग जाए कोई आदमी, हम तो बहुत ज़्यादा पानी पिएंगे। तो एक सीकेडी रीन स्टडी हुई कनाडा में, उसमें ये देखा गया कि अगर आप बहुत ज़्यादा पानी लेते हैं तो किडनी में एक मेडुला रहता है, उसमें कंसंट्रेशन कम हो जाती है और ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि AKI हो जाए और दिक्कतें उसमें ज़्यादा होने लग जाती हैं। तो और बहुत कम पानी लेने लग जाते हैं तो मेडुलरी कंसंट्रेशन कम हो जाती है और इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस हो जाती है, किडनी की परेशानियां आगे बढ़ने लग जाती हैं। तो हमें 3 से 4 लीटर के करीब पानी पीना चाहिए। प्रोटीन्स, कुछ लोग कहते हैं कि क्या हम बहुत ज़्यादा प्रोटीन लेंगे तब क्या होगा? तो अगर आप एक 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट से ज़्यादा प्रोटीन्स लेते हैं तो हाइपर फिल्ट्रेशन, मतलब गुर्दों को ज़्यादा काम करना पड़ता है और फाइब्रोसिस होने लग जाती है, प्रो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स ज़्यादा निकल जाते हैं, वो भी एक नुकसानदायक तरीका है। एनिमल बेस्ड प्रोटीन्स लें। जनरली हम जो प्रोटीन्स लेते हैं 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट है। किडनी की बीमारी में कुछ लोगों ने कहा बहुत कम प्रोटीन लें, 0.3 से 0.5 तक लोगों ने लेके किया, एक कीटोस्टिल नामक दवाई थी उसके साथ किया, प्रोग्रेशन ऑफ डिसीज तो कम हो गई, लेकिन उसमें मेलन्यूट्रिशन होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं और इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। हमारे विचार में 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन्स लें। प्रोटीन्स ज़्यादा एनिमल बेस्ड प्रोटीन्स लें, बजाय कि आप एनिमल बेस्ड के प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स ज़्यादा लें और वो आपको अच्छा एक उचित मात्रा देगी। तंबाकू का सेवन ना करें, अल्कोहल का सेवन ना करें। अल्कोहल इन इटसेल्फ तो लीवर ज़्यादा खराब करती है, लेकिन उसके साथ जो एसोसिएटेड चीज़ें होती हैं, मीट और वो पनीर, वो फास्फेट ज़्यादा देती हैं। फास्फेट एक हमारे यहाँ सब्सटेंस है जो अगर ज़्यादा रहे तो FGP23 एक हार्मोन निकलता है और किडनी डिसीज को आगे बढ़ाता है, आर्टरियल स्टिफनेस बढ़ा देता है। जो ये नसें हैं इनकी स्टिफनेस बढ़ा देता है और सारी की सारी नसें कमज़ोर हो जाती हैं और कार्डिक नसें कमज़ोर हो जाती हैं और आगे चलने में मरीज को दिक्कत आएगी। नसें कम, बर्गर डिसीज आगे नहीं चल पाएगा, तो वो नहीं कर पाएगा, है ना। और दूसरा है, अगर आदमी को ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो उसका रेगुलर आदमी चेक कराए और रेगुलर ट्रीटमेंट ले। कुछ एक दवाइयाँ ऐसी हैं, आप मोस्ट ऑफ द ड्रग्स, ज़्यादातर बीमारियों में दवाइयाँ हम कहते हैं कि सुबह के वक्त लेनी चाहिए। ब्लड प्रेशर के मरीजों में ज़्यादातर हार्ट अटैक्स जो होते हैं वो सुबह 4 बजे से 8 बजे तक होते हैं। तो मेरा विचार यही है, या हम आज की तारीख में भी नया विचार यही है कि एक ब्लड प्रेशर की दवाई शाम के वक्त या रात के सोते हुए लेनी चाहिए। कोई और बीमारी में हम ये नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि सुबह के वक्त ज़्यादातर जब भी आदमी दवाई लेता है वो 9 या 10 बजे के करीब लेता है, नाश्ता वाश्ता करके फिर आदमी डब्बा खोलता है दवाई का। तो जब भी उठता है, अगर वो एक्सरसाइज करेगा उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ज़्यादा चांसेस हैं जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट्स हो, हार्ट अटैक्स हो, ये ज़्यादा हो जाते हैं। जब वो लैट्रिन में जाता है तब वो जोर लगाता है, तब उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तब उसके चांसेस ज़्यादा है। सुबह उठते ही वो टी एक लेना चाहता है, उसमें कैटेकोलामिन्स बढ़ जाते हैं, उसके ब्लड प्रेशर के। तो हमारा विचार यही है कि ब्लड प्रेशर की दवाई शाम के वक्त जरूर लें और अपना, अगर 80 से 85% हार्ट अटैक्स या सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट्स
अगर सुबह के वक्त हो रहे हैं, दैट शुड बी प्रिवेंटेड इन ए बिगर वे। कुछ एक दवाइयाँ, हर दवाई ब्लड प्रेशर की हर एक में एक्टिव नहीं है, ये आपको देखना चाहिए, ये आपको चेक कराना पड़ेगा अपने नज़दीकी डॉक्टर को दिखा के। एस इनहिबिटर्स, ARBs जो आए हैं वो रहते हैं। और कुछ एक नई शुगर की बीमारी की दवाइयाँ आई हैं, आर्नी आई है, ये दिल की बीमारी में दे आर बेटर कंट्रोलिंग। अगर आपके पास डायबिटीज है तो डायबिटीज की रेगुलर चेक कराएं और शुगर को प्रॉपरली कंट्रोल रखेंगे। और शुगर के मरीजों में और ब्लड प्रेशर के मरीजों में अपनी गुर्दे की बीमारी बहुत, ये देखा गया है कि अप्रोक्सीमेटली जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, अगर 65 से 75 ईयर्स की एज हो गई है तो हर चौथा जो मरीज है 65 साल से ऊपर की उम्र का, उसको CKD होने के चांसेस ज्यादा हैं। और हर चौथा मेल और हर पांचवा फीमेल्स। तो बुढ़ापे में ज्यादा चेक कराएं। अगर कैसे कराएं गुर्दे की मरीज को चेक? एक तो है KFT, सीरम क्रेटिन। क्रेटिन क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट्स इंक्रीज हो जाते हैं और मसल के ब्रेकडाउन से, और उसको मेजर की, बट ये लेटर स्टेजेस में राइज करते हैं। हमें, अगर हम शुरुआती दौर में यूरिन में प्रोटीन चेक करें, पेशाब में प्रोटीन्स की मात्रा एक्सेस हो जाती है, यूरिन प्रोटीन बाई क्रेटिन रेशियो बढ़ जाती है, तो इनिशियल दौर में ही हम बीमारी को पकड़ लेंगे और उसको प्रॉपरली आप ट्रीट कर सकते हैं। अब अगर कोई भी अपने रिस्क फैक्टर्स हैं तो इनका प्रॉपरली आपको इलाज कराना पड़ेगा, खूब पानी पीना पड़ेगा। ये अगर पोटेशियम, आपको मैंने बताया, हमारे विचार में जैसे कम्युनिटी सर्विसेज सरकार करने लग रही है, तो कम्युनिटी सर्विसेज करनी चाहिए और हर एक आदमी का ब्लड प्रेशर, डायबिटीज जिसका है, उसके साथ लिपस्टिक करके यूरिन प्रोटीन अगर आप चेक कराएं, इनिशियल स्टेजेस में हम गुर्दे की बीमारी को पढ़ के उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। क्योंकि आपको ये होगा कि इवन किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में किडनी ट्रांसप्लांट की व्यवस्था नहीं है। सरकार को कहीं ना कहीं इजी लॉज बनाने चाहिए। हमने भी अप्लाई किया था किडनी ट्रांसप्लांट के लिए। अगर आप टफ रूल्स बनाएंगे, ना तो सरकार का ट्रांसप्लांट सेंटर कर रही है, ना रिकॉग्नाइज करके दे रही है, तो उसकी उपचार नहीं बनेंगे। बजटरी प्रोविजन इस बार है, लेकिन हमें भी प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करना चाहिए, कुछ ना कुछ सब्सिडी देनी चाहिए, कुछ जिससे कि किडनी ट्रांसप्लांट सेंटर या इनकी व्यवस्था उचित रहे। एक आपको जान के हैरानी होगी, अगर एक आदमी जो डेथ हो गई है जिसकी, और वो आदमी अपने ऑर्गन्स डोनेट करता है, 2 आंखें, 1 दिल, 2 गुर्दे, 2 लंग्स और स्किन, है ना, अगर ये डोनेट करता है, पेनक्रियास, तो एक मरा हुआ आदमी जिसकी जिंदगी जा रही थी, वो 7 आदमियों में जिंदा रह सकता है, 7 आदमियों की जिंदगी दे सकता है। जो एक बीमारी थी हमारे पास, जिसका हमारे पास इलाज ही नहीं था, दिल की बीमारी से कोई जाने लग रहा था, उसके दिल की धड़कन आदमी अगर हमेशा के लिए जीवित रह सकती है। डिसीज्ड ऑर्गन ट्रांसप्लांट के सेंटर्स बनने चाहिए हरियाणा के अंदर भी, हमारे पार्ट के अंदर। अगर पैनक्रियास है, डायबिटीज से इतने ज्यादा पीड़ित है लोग, अगर पैनक्रियाटिक ट्रांसप्लांट इनिशियल स्टेजेस में कर दिया जाए तो बताइए कितना एक अच्छा समस्या होगी। लंग्स, कोविड के अंदर कितने लोग मर गए वेंटिलेटर पे रह के, ऐसे उनको एक लंग ट्रांसप्लांट की व्यवस्था देनी चाहिए। अगर 7 बीमारियों, और कितने लोग हमारे यहाँ मरते हैं। कुछ लोग ये देश हैं जैसे कि यूरोप में बहुत ज्यादा जगह, स्पेन और ये, उनके पास ऑर्गन्स ज्यादा हैं, लेने वाले कम है, डिसीज्ड ऑर्गन इतना ज्यादा एक्टिव है। हमारे यहाँ डिसीज्ड ऑर्गन, हमारे यहाँ रिट्राइवल सेंटर ही नहीं है। हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, रोहतक, कहीं रिट्राइवल सेंटर नहीं है। मर जाए कोई, अगर अपना ऑर्गन डोनेट करने लगे, कहीं आप नहीं दे सकते। रिट्राइवल सेंटर्स बनने चाहिए। और अगर मैं ये कहता हूँ सारे साल में 10 या 15 आदमियों की हम ऑर्गन निकाल पाए और 15 आदमियों से जिंदगी दे पाए, तो 100 आदमियों को जिंदगी दे पाए, ये कोई गलत काम नहीं। आप बाकी
वो पैसा लगा रहे हैं तो इसमें भी लगाया जा सकता है। तो ये गुर्दे की बीमारी इस प्रकार से हो सकती है। दूसरा ये है कि फॉर द टाइम बिंग डायलिसिस सेंटर्स रह सकते हैं। जो डायलिसिस सेंटर्स हैं उनके ऊपर गुर्दा रोग विशेषज्ञ रहना चाहिए। उसका क्या फायदा है? ये तो प्रॉपर डाइटरी मैनेजमेंट बताता है। कुछ बीमारियां जो रिवर्सिबल है वो आदमी देखता है, किडनी बायोप्सी करके, जैसे कोलाजन वैस्कुलर डिसऑर्डर्स हैं, इनको देखता है। जिस डॉक्टर ने कभी किडनी ट्रांसप्लांट सेंटर में काम ही नहीं किया, वो टेक्नीशियन बेस्ड यूनिट्स है, अगर वो करने लग रहा है, वो कभी उसे ट्रांसप्लांट के बारे में बताएगा ही नहीं। और सर्वाइवल डायलिसिस के ऊपर एक आदमी का सिर्फ 1 से 1.5 साल है, वो 10 से 15 साल, मतलब ट्रीटेबल कॉजेज के बारे में उसे, जिस आदमी को ज्ञान ही नहीं, वो बताएगा ही नहीं, है ना। तो ऐसे हर सेंटर के ऊपर एक किडनी विशेषज्ञ के रूप में चलने चाहिए। ये नहीं कि 8वीं फेल ही चलाने लग रहे हैं डायलिसिस सेंटर्स। दिस इज नॉट ए प्रॉपर्टी मेरे विचार में, है ना। जो भी काम किया जाए, और ज्यादा एनीमिया यानी खून बनने की कमी होती है, वो उसके प्रॉपर इंजेक्शंस देने चाहिए। इवन अगर आप उनको प्रॉपर आहार देते हो और सेडेंट्री लाइफस्टाइल से निकालते हो, सेडेंट्री लाइफस्टाइल में मसल का मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, उनको कहते हैं सार्कोपीनिया, और मसल एट्रोफी होने लग जाते हैं, ठीक है ना। और अगर आप उनको प्रॉपर एक्सरसाइज देते हो, प्रॉपर वो बताते हो, डाइट बताते हो, प्रॉपर चलते फिरते हो, तो वो एक बेहतर लाइफ अचीव कर सकते हैं, बजाय कि आप बस डायलिसिस यूनिट लगा के और करते रहे। तो मेरे विचार में कोई भी सेंटर्स हो, उनके ऊपर ये देखना चाहिए कि वाकई ये बीमार आदमी क्रॉनिक किडनी डिसीज का है नहीं। एक डायग्नोस जैसे तमिलनाडु में है कि भाई हर महीने क्वालिफाइड नेफ्रोलॉजिस्ट देखता है, क्वालिफाइड आदमी देखता है कि वाकई है नहीं जरूरत, और स्लेट बत्ती पे उसका लिखा जाता है। तो ऐसे होना चाहिए। प्रॉपरली उसको ट्रांसप्लांट के बारे में बताना चाहिए, प्रॉपरली डायलिसिस के बारे में बताना चाहिए। जब डायलिसिस की आवश्यकता ना हो तो उसको बंद कर देना चाहिए, और जो रिवर्सिबल कंडीशंस हैं उनको ठीक करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर क्षितिज बिश्नोई, मैं यूरोलॉजिस्ट, यूरो कैंसर सर्जन एवं किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन, सर्वोदय हॉस्पिटल हिसार। आज के दिन हम विश्व गुर्दा दिवस मना रहे हैं। आज के इस दिवस का एक महत्व है, और आज के दिन की जो हमारी थीम है वो है ब्रिजिंग द गैप इन नॉलेज। कि जो किडनी से रिलेटेड बीमारियों में आम जनता के अंदर जो नॉलेज का अभाव है, जो गैप है, क्योंकि उसको हमें ब्रिज करना है, उसके बारे में उनको जागरूक करना है। आज के टाइम में हिसार के अंदर सुपर स्पेशलिस्ट सर्जन्स और सुपर स्पेशलिस्ट मेडिसिन स्पेशलिस्ट अवेलेबल हैं, जो कि नेफ्रोलॉजिस्ट और यूरोलॉजिस्ट होते हैं। हमारे हिसार में अब कुछ डेडिकेटेड सेंटर्स हैं जो किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डील कर रहे हैं और उनकी उपचार कर रहे हैं। बट अभी भी आम पॉपुलेशन के अंदर अभाव बहुत है किडनी से रिलेटेड बीमारियों का। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, हमारी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स हैं, और इसके अलावा हमारी जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर, जो कि हाइपरटेंशन अथवा डायबिटीज़, ये दोनों मेजर किडनी प्रॉब्लम्स के कारण हैं, और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इन दोनों बीमारियों से किडनीज खराब हो जाती हैं। इसके अलावा जो हमारी नॉर्थ इंडियन बेल्ट है, ये स्टोन प्रोन बेल्ट है, कि इसमें किडनी की स्टोन होना एक आम बात है, और जनरली इसके बारे में भी अवेयरनेस कम है, क्योंकि अब से पहले मोस्टली सर्जिकल स्पेशलिटीज़ इनको डील करती गई हैं, अब सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज आ रही हैं। इसके अलावा हम किडनी स्टोन्स को जनरली लंबे टाइम तक खींचते हैं मेडिकेशन पे, आयुर्वेदिक मेडिकेशंस पे, होम्योपैथी और डिफरेंट स्पेशलिटीज़ की जो मेडिकेशन थेरेपी है, मतलब मेडिकल बेस्ड एक्सपल्शन ट्रीटमेंट्स हम लेते हैं। उस जो इन चीज़ों में इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि किडनी जो अपना फंक्शन लूज कर जाती है जब वो 4 हफ्ते से ज़्यादा अगर उनमें रुकावट हो, कि अगर कोई स्टोन के कारण रुकावट है और वो 4 हफ्ते से ज़्यादा
अगर हमें हो गए हैं तो ऐसी कंडीशंस में किडनीज परमानेंटली डैमेज होनी शुरू हो जाती हैं और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अपना फंक्शन लॉस करने लग जाती हैं। दोनों किडनीज जब तक मोर देन 50% डैमेज होती हैं उसके बाद ही सीरम क्रेटिनिन 1 से बढ़कर 1.5 या 2 पहुंचता है। अगर किडनीज इनिशियली नॉर्मल, एक भी गुर्दा अगर नॉर्मल वर्क करता है तो भी आपकी जो क्रेटिनिन है वो नहीं बढ़ेगा। ये जानना बहुत ज़रूरी है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर हम किडनी फंक्शन अपना लॉस करते हैं, सपोज एक किडनी का फंक्शन लॉस हो गया स्टोन डिजीज से, जो कि प्रिवेंटेबल है, सर्जिकली ट्रीटेबल है और टाइमली मैनेज होने के कारण हम उस किडनी को सैल्वेज कर सकते हैं। तो इन चीज़ों के लिए प्रॉपर केयर करना और प्रॉपर कंसल्टेशन लेना बहुत ज़रूरी है। रही बात आगे क्रॉनिक किडनी फेलियर की, अगर किसी इंसान क्रॉनिक किडनी फेलियर में जाता है तो प्राइमरी जो ट्रीटमेंट ज़रूरी है वो ये है कि प्रॉपर कंसल्टेशन इन ए केस ऑफ क्रॉनिक किडनी फेलियर नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, अपने किडनी स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए और प्रॉपरली हमें प्लान करना चाहिए, क्योंकि जो नॉलेज का गैप है वो बहुत सिग्निफिकेंट है। पेशेंट प्रॉपरली प्लान नहीं हो पाता वैस्कुलर एक्सेस के लिए। अगर आप डायलिसिस डिपेंडेंट हो जाता है पेशेंट तो उसके लिए इनिशियल जब आप डायलिसिस शुरू करते हो तो उसे 2-3 चीज़ें उसको समझनी ज़रूरी होती है। पहली चीज़ कि डायलिसिस के लिए हमें प्लानिंग ज़रूरी होती है, ठीक है, कि आप कैसे कौन से वैस्कुलर एक्सेस ले सकते हो। नॉर्मली आप कैथेटर से करते हैं, साथ में एवी फिस्टुला जैसे सर्जरी से हो सकता है। हम प्रीएम्प्टिव वर्ल्ड ओवर जो हायर सेंटर्स हैं, जो डेडिकेटेड सेंटर्स हैं, वो अब बात कर रहे हैं प्रीएम्प्टिव किडनी ट्रांसप्लांट। प्रीएम्प्टिव किडनी ट्रांसप्लांट वो है कि आप पेशेंट, जब हमें पता चल गया कि वो क्रॉनिक किडनी फेलियर का पेशेंट है, आप उस पेशेंट को डायलिसिस के ऊपर मत लेके जाएं और उससे पहले आप अगर उसके पास डोनर अवेलेबल है तो हम प्रीएम्प्टिव ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। विदाउट हीमोडायलिसिस हम पेशेंट को ट्रांसप्लांट के लिए लेके जा सकते हैं और वो विदाउट डायलिसिस नॉर्मल ट्रांसप्लांट करवा सकता है। ये जो नए कॉन्सेप्ट्स हैं ये अभी जो टायर 2 सिटीज़ हैं उनमें आने शुरू हो रहे हैं और हमें लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा इन चीज़ों के लिए कि आप प्रीएम्प्टिव ट्रांसप्लांट के लिए जा सकते हैं। जो दूसरी डॉक्टर साहब ने बताई डिजीज्ड डोनर्स, नॉर्मली एक्सीडेंटल ट्रॉमा आज के टाइम में एक मेजर कॉज है डेथ का। तो आज के टाइम में जो डेथ्स हो रही हैं ट्रॉमा से, रोड एक्सीडेंट से या एक्सीडेंटल इंजरीज से, वो हाई वेलोसिटी ट्रॉमा है। इनमें मोस्टली पेशेंट्स जो आते हैं वो ब्रेन डेथ हो चुके होते हैं, जिनका ब्रेन सर्वाइव नहीं करता। वो पेशेंट्स एक पोटेंशियल डोनर्स हैं कैडेवरिक ट्रांसप्लांट्स के लिए। कैडेवरिक ट्रांसप्लांट्स हम एक लाइव रिलेटेड की बजाय एक जो कैडेवरिक ट्रांसप्लांट है वो एक बहुत बड़ा ऑर्गन पूल है जो इंडिया वेस्ट करता है। हमें इसके बारे में भी लोगों को जागरूक करना जरूरी है। ऑर्गन डोनेशन, हम ब्लड डोनेशन में बहुत आगे हैं। आप देखेंगे मोस्टली आप ब्लड डोनेशन कैंप्स होते हैं, हजारों यूनिट्स लोग ब्लड डोनेट करते हैं, ठीक है। वही चीज़ हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स में नहीं कर पाते। ब्लड भी एक तरीके का ऑर्गन पूल ही है, जो ब्लड सेल्स हैं जो हम ट्रांसप्लांट कर रहे होते हैं, वो डोनेट कर रहे होते हैं। ऐसे ही जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट है उसके लिए लोगों को जागरूक होना जरूरी है और डिजीज डोनर ट्रांसप्लांट से हम हमारी 50% ऑफ किडनी रिक्वायरमेंट्स हैं वो कम कर सकते हैं। तो इस विश्व गुर्दा दिवस पे जो मेन हमारा मकसद है वो ये है कि हम जो सोसाइटी में जो गैप है एक प्रॉपर किडनी केयर की, उसको दूर कर पाएँ और लोगों को जागरूक कर पाएँ कि वो समय पे इलाज लें, समय पे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें और समय पे उचित स्पेशलिस्ट से मिलें, ताकि उनकी रोगों को हम बढ़ने से पहले उनको ठीक कर सकें और समय पे उनके गुर्दों को लंबे टाइम तक बचा के रख सकें। डॉक्टर साहब, हरियाणा में जो है ट्रांसप्लांट करने का
कहाँ अवेलेबल है पूरे हरियाणा में, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट? सर प्राइवेट गवर्नमेंट सेंटर्स जो हैं वो एट प्रेजेंट कहीं पे भी नहीं है जहाँ पे हम ट्रांसप्लांट हो सकता है। हमारे गवर्नमेंट के सेंटर जो सबसे पास है हरियाणा में वो दिल्ली और चंडीगढ़ है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर काफ़ी सेंटर्स हैं जो अब हरियाणा में आ रहे हैं, जिसमें जो NCR जो नेशनल कैपिटल रीजन है उसमें बहुत गुड़गांव और फरीदाबाद में मल्टीपल सेंटर्स हैं। हिसार में एट प्रेजेंट आधार हॉस्पिटल रिकॉग्नाइज्ड है। इसके अलावा रोहतक में मान हॉस्पिटल रिकॉग्नाइज्ड है। तो ये सेंटर्स एट प्रेजेंट अभी प्राइवेट सेक्टर आ रहा है और हम भी जल्दी ही शुरू करेंगे। हमारी जो नई यूनिट आ रही है उसके अंदर ट्रांसप्लांट। देखिए जो किडनी डोनेशन है वो एज पर लॉ हम जो फिजिकली फिट इंडिविजुअल होता है उसी से हम डोनेशन लेते हैं। अगर डोनर के अंदर कोई भी बीमारी मिलती है तो वो डोनर रिजेक्ट हो जाता है और उससे हम डोनेशन नहीं लेते हैं। आगे चल के कोई भी जिसको एक गुर्दा है उसको 3 चीज़ों में सावधानियां बरतनी चाहिए। पहली चीज़ कि अगर भविष्य में कभी उस इंसान को BP की समस्या होती है या शुगर की समस्या होती है या उसको पथरी की समस्या होती है तो उन तीनों चीज़ों में टाइम पे इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। आप उन चीज़ों को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि किडनी फेलियर के 3 इम्पॉर्टेंट कारण हैं। मोस्ट कॉमन जो कॉजेज हैं वो डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और स्टोन डिजीज़ है। तो इन तीनों चीज़ें अगर भविष्य में होती हैं किसी भी डोनर को तो उसका उनको ध्यान रखने की आवश्यकता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी डोनर्स के अंदर इवन नॉर्मल पॉपुलेशन से ज़्यादा थी, क्योंकि हम एक डोनर्स को चेक कर लेते हैं तो मतलब अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी 70 इयर्स है नॉर्मल पॉपुलेशन की, तो डोनर्स 72 to 73 इयर्स जिंदा रहे। मतलब कोई बहुत ज़्यादा डोनर्स में बीमारियां नहीं आई। जो लाइफ रिलेटेड डोनर्स होते हैं वो फिजिकली फिट इंडिविजुअल्स होते हैं, तो उनमें अगर हमें डिजीज प्रोबेबिलिटी रहती है, डिजीज प्रोबेबिलिटी वो जो जनरल पॉपुलेशन है उससे कम ही रहती है। इसीलिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट होती है नॉर्मल पॉपुलेशन की। क्या किडनी डोनर्स? जी किडनी डोनर्स मोर देन 18 इयर्स और अप टू 65 इयर्स हम डोनेशन लेते हैं। भाई 18 इयर्स तो वो कंसेंट नहीं दे Legal सकता, age। लीगल कंसेंट नहीं दे सकता, और 65 ईयर से ऊपर भी हमने कई लोगों को करा है। तो एक हमारे पिछले एनिमल हस्बेंड्री के चेयरमैन थे ऋषि प्रकाश जी, उनका मैंने किया था, मैं सस्पेंड। तो उनका उनके भाई थे 66 इयर्स के उस टाइम में, और 65 इयर्स के ऋषि प्रकाश जी थे, एनिमल हस्बेंड्री के चेयरमैन थे। और वो इस एज में भी हम बिल्कुल ठीक ठाक चलने लग रहे हैं करने के बाद। मतलब अगर जिस आदमी को डायलिसिस पे हफ्ते में 2 बार आना था, हमने करके 4-5 साल की, दोनों को हरिराम जी थे उनके भाई, जिंदगी दी, तो वो अपने ये देख लेते हैं कि फिजिकली फिट है नहीं है, उसकी प्रॉपर कंडीशंस, लंग में ज्यादा कोई प्रॉब्लम है नहीं है, और उसको एसोसिएटेड इलनेसेस नहीं है, तो आप ओल्ड एज में भी ले सकते हैं। एंड अगर ठीक चलता है तो इट्स फाइन। वो मार्जिनल डोनर्स होते हैं जो मोर देन 65 इयर्स होते हैं या जिनको कोई कॉमॉर्बिडिटीज होती है, जैसे कि सिंगल अगर हाइपरटेंशन है या डायबिटीज है, तो इन सारी कंडीशन में, या कोई और तकलीफ है जैसे किसी को ब्रोंकियल अस्थमा है, तो ये सारे जो इंडिविजुअल्स हैं ये मार्जिनल डोनर्स होते हैं। ये स्पेशल सर्कमस्टांसेस में भी लीगलाइज्ड हैं और हम उनमें भी डोनेशन करवा सकते हैं। 90% गुर्दा काम करना बंद करता है तब सिम्टम्स आते हैं। ऐसे में डायबिटीज और हाइपरटेंशन वाले मरीज तो ध्यान रखेंगे, बाकी मरीज क्या ध्यान रखें अपना? कब जांच करवाएं? इनिशियल सिम्टम्स देखिए, मैंने आपको बताया कि मोर देन 50% जब किडनीज अपना फंक्शन लूज करती हैं तब आपका क्रेटनिन बढ़ता है, और क्रेटनिन से जब क्रेटनिन ऑलमोस्ट 3 या 3 से ज़्यादा जब तक नहीं होता तब तक आपके सिम्टम्स नहीं आ पाते। मोस्टली सिम्टम्स होती है थकान होना, पानी पैरों में सोजिश होना, चेहरे पे सोजिश होना, पेशाब में झाग आना, ठीक है, पेशाब में खून आना। तो ये सारे इनके क्राइटेरियाज होते हैं जो सिम्टम्स होते हैं। बट सिम्टम्स इनके मोस्टली रहेंगे कि भैया आप खून बनने की कमी है, फैटिगेबिलिटी हो जाएगी और सांस फूलने लगेगा,
ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, दिल के ऊपर असर आएगा, तो चलने फिरने से सांस फूल जाता है, उनके वेस्ट प्रोडक्ट इंक्रीज हो जाते हैं, तो उल्टी आना, भूख न लगना, जी मचलाना, घबराहट, बेचैनी, ये लक्षण आने लग जाते हैं। और मैं ये कहूँगा कि ये क्रेटिनिन और यूरिया 30-50% है। अगर आप शुरू में यूरिन प्रोटीन बाई क्रेटिनिन रेशियो कराओ, यूरिन प्रोटीन कराओ, तो आपको जल्दी ज़्यादा पता लग जाता है। और इन रोगों में अगर आप नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग, ऐसी दवाइयाँ जिनके गुर्दे पे विपरीत असर है, वो ना दें। और अगर उनको देना भी पड़े तो ड्रग डोजिंग बोलते हैं, मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ये गुर्दे का काम देख के उसके बाद उसी कम मात्रा में उसको दें, क्योंकि सारी की सारी ड्रग्स किडनी से बाहर निकलती हैं, और अगर आप पूरी मात्रा में दे देंगे तो उसके दुष्प्रभाव सामने आने लग जाते हैं, जैसे कन्वर्जन, खून बनना बंद, ये सब चीजें आने लग जाती हैं। यूरोलॉजी और नेफ्रोलॉजी में यूरोलॉजिस्ट ज्यादातर सर्जिकल काम करते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट उससे पहले का, जितना जैसे फिजिशियन और सर्जन में क्या फर्क है, ऐसे ये टीम वर्क रहता है जिसमें किडनी रिलेटेड मेडिसिन, जो मेडिसिन संबंधी गुर्दे की बीमारियां हैं, उनके अंदर जिनका दवाइयों से उपचार होता है, वो नेफ्रोलॉजिस्ट करता है। वो एमडी और डीएम होता है, कि एमडी मेडिसिन एंड डीएम डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन। और जो सर्जन्स होते हैं, जो एमएस जनरल सर्जन्स होते हैं, और वो आगे चल के सुपर स्पेशलिस्ट किडनी सर्जन्स होते हैं, एमसीएच, वो यूरोलॉजिस्ट होते हैं। रूमेटोलॉजिस्ट और ऑर्थो में जो फर्क है वही है। हाँ जी, रिमेटोलॉजिस्ट जैसे एमडी डीएम रहता है, और ऑर्थो एमएस ऑर्थो।